आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओ, हम रोज आपसे यही कहते हैं कि वक्त मुश्किल है। इस मुश्किल से लड़ने के लिए, धीरज धरने के लिए रोज समझाइश देते हैं। यकीनन ऐसा हम अपने फर्ज की वजह से करते हैं। हम जिस जगह बैठे हैं ना, आपको खतरों से आगाह करना हमारा काम है। और यदि इस वक्त अपना काम हम ठीक से नहीं कर पाए तो यही वक्त हमें माफ नहीं करेगा, बोझ रहेगा हम पर। आप भी हमारी इस जिम्मेदारी में अपना सहयोग कीजिए और एक जिम्मेदार सामाजिक प्राणी की तरह वक्त के हिसाब से व्यवहार कीजिए। शुक्रिया रहेगा आपका। श्रोता साथियों, हम में से बहुत से लोग कठिन घड़ियों में लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं, जी जान से सेवा के काम भी करते हैं। लेकिन इस सेवा में भी अगर थोड़ी सी व्यावहारिकता जोड़ ली जाए ना, तो बहुत से लोगों के जीवन सुगम हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं स्टिच इन टाइम प्रोजेक्ट से जुड़ी 18 महिलाओं के बारे में। ये प्रोजेक्ट गोवा पुलिस की एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट के लिए एक नोडल एनजीओ अन्याय रहित जिंदगी के सहयोग से कलाकार हर्षदा सोनक के साथ चलाया जा रहा है। यहाँ किसी के पति पुताई का काम करते थे, जबकि कुछ टैक्सी ड्राइवर थे और कुछ गोवा बीच पर गुमटियों का काम करते थे। इनके परिवार की महिलाएं आसपास के घरों में काम करती थीं और कमाई में अपने पति की मदद करती थीं। आज कई पति पत्नियों के पास काम नहीं है, उनकी बचत खत्म हो गई है। जब मार्च और मई के बीच पूरी तरह से लॉकडाउन था, वो दरअसल संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनमें राहत सामग्री की लाइन में लगने का साहस नहीं था। ऐसे ही लोग इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जानते हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित महिलाएं दान में मिली सिल्क की साड़ियों से दुपट्टा या स्टोल्स जैसे फैशन आइटम सीती हैं, जिसके लिए उन्हें 800 रुपये प्रति पीस मिलते हैं। प्रोजेक्ट के लिए उन्हीं महिलाओं को चुना गया जिनके परिवारों में कोविड-19 की वजह से पुरुषों की नौकरी चली गई है और उन्हें कोई अन्य रोजगार नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि हर्षदा सोनक और एनजीओ के निदेशक अरुण पांडे ने इन 18 महिलाओं को चुना है। हर हफ्ते ये लाभार्थी तैयार उत्पाद को केंद्र पर लाती हैं, गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसके बाद उन्हें पैसे दिए जाते हैं। श्रोता साथियों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आधारभूत आजीविका के लिए कुछ काम तो करना चाहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया चलने लगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छाई की पहल ऐसे हो कि किसी व्यक्ति को हम राहत सामग्री ही दें। आपके परोपकारी काम में कुछ व्यावहारिकता होनी चाहिए ताकि उसका असर लंबे समय तक रहे। लंबे समय के लिए हम अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो समाज को शिक्षित करना होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना होगा, जागरूक करना होगा। यदि हम समाज में महिलाओं की बात करें तो वो इन सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं। इसी कारण उन्हें बराबरी का हक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। श्रीमती किरण वाजपेयी हमारे शहर की ऐसी महिला हैं जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सेवा का काम आरंभ किया है। सेवा का काम आरंभ करते ही उन्हें एहसास हो गया कि इस क्षेत्र में अभी बहुत सारा काम किया जाना है। महिलाओं को माहवारी और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में सचेत करने के उद्देश्य से उन्होंने पैड विमेन फाउंडेशन की नींव रखी। अपने समूह के साथ ग्वालियर के आसपास के गांवों की महिलाओं को मासिक धर्म और उससे जुड़े पहलुओं पर जागरूक करना आरंभ किया उन्होंने। अब एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ है। किरण वाजपेयी जी अपनी टीम के साथ क्या क्या काम करती हैं, कैसे समाज से उन्हें सहयोग मिलता है, इन्हीं बातों को जानने के लिए हमने किरण जी से बात की। आइए सुनते हैं किरण वाजपेयी से की गई ये बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं किरण वाजपेयी। किरण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। किरण जी, आप प्रेसिडेंट हैं पैड विमेन फाउंडेशन की। ये जो आपकी संस्था है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए। तुलिका, आज से 3 साल पहले
मैं गांव में जाती थी, जहां मैं गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी, एजुकेट करती थी। तो एक बार मुझे वहां गांव के एक लड़की ने पैड की डिमांड की। वो बोली मेरी शादी तय हो गई है, आप मुझे पैड ला के दीजिए। तो मैंने उसको पूछा कि आपके घर वाले नहीं देंगे क्या? तो उसने कहा नहीं मैडम, वो नहीं देंगे, क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ और वो लोग सोचते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है। ओह। तो उस समय मेरे दिमाग में एकदम ये बात आई कि हम ग्वालियर के कितने करीब के गांव में हैं, और आज इतने साल बाद इतना एडवांस जमाना हो गया है, उसके बाद भी गांव की लड़कियों को इतनी जो बेसिक नीड है उसके लिए परेशान होना पड़ता है। और उसी दिन मैंने तय किया कि इस तरीके की लड़कियां मैं ढूंढूंगी और गांव में ही मिलेंगी, क्योंकि शहरों में तो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गांव मैंने सर्च करने शुरू किए, और वहां पे मुझे फिर लाइन से ऐसे लोग मिलते गए जो पैड का इस्तेमाल नहीं करते थे और कई परेशानियों को वो झेल रहे थे। तो वहां से मैं इंस्पायर हुई और मैंने ये काम शुरू किया कि मैं पैड ही बांटूंगी। बाकी दुनिया की चीजें लोग बांटते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बांटता। मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के और पैड्स को लेकर के एक समाज में थोड़ी सी शर्म है, झिझक है। विशेष तौर पर लड़कियां दुकानों पर खरीदने भी नहीं जाती, तो ये झिझक कैसे कम हो? क्योंकि बाकी सब जगह तो महिलाएं और लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन मैंने बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी और महिलाओं को भी दुकान पर सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए झिझकते देखा है। तो ये झिझक कैसे कम होगी? हाँ, देखिए, जहाँ से हमारा ग्रोन अप शुरू होता है, जो हमारा ब्रिंग अप है, हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता ही आपको इस बात के लिए शुरू से कहीं ना कहीं प्रेशर में रखते हैं कि ये चीज किसी को बतानी नहीं है। और वो प्रेशर हमारे ऊपर, एक लड़की के दिमाग के ऊपर रहता है कि ये हमको बताना नहीं है, ये कुछ गलत है। तो हमने जो शुरुआत की है वो हमने गांव की उन महिलाओं से शुरुआत की है जिनकी बेटियां हैं, और हमने महिलाओं को ये बात बोली है कि ये कोई गलत नहीं है। आप अपनी बेटियों को इस सुविधा से अवगत कराइए, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए कि नहीं बेटा, हमने नहीं इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, आप करिए। और उनको कहीं ना कहीं ये समझाइए कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है एक स्त्री के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो एक हमने शुरुआत तो की है, और लोग बहुत आगे बढ़ के आए हैं। जब हम शुरू में जाते थे तो वो हाथ में पैड पकड़ना खुले रूप में अच्छा नहीं समझती थी, और कुछ झिझक लगती थी, और कुछ लोगों ने तो बोला भी कि भाई आप इसको पैक करके दीजिए। तो हमने उनको यही बोला कि हमें ये टैबू तो खत्म करना है कि ये गलत बात नहीं है। तो आज आप देखेंगे जिन गांव में मैं पिछले 3 सालों से जा रही हूँ, आज वहाँ लड़कियां बिल्कुल खुल के बात करती हैं। और अभी हमने एक रिसेंटली प्रोग्राम रखा था राखी पे, जो हमारा कैंपेनिंग में चला था कि एक भाई अपनी बहन को स्वास्थ्य रक्षा का गिफ्ट दे। तो उसमें हमने भाइयों के द्वारा बहनों को राखी के गिफ्ट के साथ एक पैकेट भी डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वो पैड का पैकेट। पैड का पैकेट। तो एक तरीके से ये एक जो झिझक है, या जिसे लोग मर्यादा कहते हैं, तो मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की। हालांकि सफलता मुझे बहुत कम मिली उसमें, क्योंकि मैंने उसमें देखा कि लोग आज भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग आगे आए। धीरे धीरे ही सही समाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि शुरुआत यदि नहीं होगी तो फिर ये जो टैबू आप बता रही हैं ये हमेशा से ही बना रहेगा और ऐसे ही झिझक लोगों में बनी रहेगी। जी। ये जो पैड बांटने का सिलसिला आपने शुरू किया, ये फाउंडेशन बनाया, इस फाउंडेशन की नींव कितने लोगों ने मिलकर रखी? अभी फिलहाल कितने लोग काम कर रहे हैं? इसका प्रसार क्षेत्र कितना है? ये सभी बताएं। ये जो विचार है ये तो मेरे मन की उपज है। और फिर मेरे साथ में 2-3 लोग थे जिन्हें मैंने अपना ये विचार प्रकट किया कि मैं ये चाहती हूँ कि पैसा, बुक्स या खाने का सामान, ये तो गरीब लोगों को बहुत सारे लोग बांटते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं पैड बांटूं। तो मेरी जो साथ के जो 2 लोग थे उन्हें ये बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल आपका आइडिया ऐसा है कि अलग हटके है, और दूसरा एक उस लड़की के लिए ये वरदान है जो अपने घर में तक ये नहीं बोल सकती कि मुझे पैड चाहिए, तो उसको तो बहुत खुशी होगी। तो हमने एक ये अपना शुरुआत की, और आज हम लोग पैड वुमेन फाउंडेशन में एट प्रेजेंट करीब करीब 54 मेंबर हैं। वाह। जो मिलके साथ में डोनेशन करके और जाके सैनिटरी नैपकिन बांट के सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हमारे पास 27 गांव हैं और
4 ऐसे स्कूल और हॉस्टल्स हैं, एसटी हॉस्टल्स हैं, जहां हमें लड़कियों को हम पैड पहुंचाते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आउट ऑफ एमपी भी कुछ जगह पे ये काम शुरू हुआ है, जैसे कि जयपुर में एक रुचि करके हैं मैडम, उन्होंने ये शुरुआत की है, और दिल्ली में है एक रजनी मैडम, उन्होंने शुरुआत की है। हालांकि वो छोटे स्तर पे है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में झुग्गियों में ही वो प्रोवाइड अभी करा रही हैं, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई है। और एक जिसको कहेंगे ना कि बिलो द कॉमन विमेन, वहां तक ये अप्रोच हम लोग अपनी लेके पहुंच रहे हैं। नहीं, आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि चेंज हम तभी ला पाएंगे। हम्म। क्योंकि पैड बांटने में आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती होगी, ये फंड्स कैसे इकट्ठा करते हैं? देखिए तुलिका जी, इसमें तो बहुत लोग, जो महिलाएं हैं खासतौर से, शायद वो इस दर्द को समझती थी, तो सबसे पहले तो महिलाएं आगे आई। उन्होंने कहा कि इसमें आप हमारी तरफ से डोनेशन दीजिए, एक गांव हम गोद ले लेते हैं। फिर कुछ संस्थाएं आगे आई, उन्होंने कहा कि आप हमारे नाम से गांव गोद दे दीजिए। गोद का मतलब इसमें ये होता है कि हम एक गांव 5,000 रुपीज में गोद दे देते हैं। मतलब उस महिला के नाम से 5,000 रुपए में 4 महीने तक उस गांव की सारी महिलाओं को फ्री हम लोग डोनेट करते हैं पैड का। तो इस तरीके से लोग आगे आए, और जो इस दर्द को समझता है वो सबसे पहले आया हमारे पास कि हमारे तरफ से करिए। तो फंड हमारा इस तरीके से कलेक्शन हो जाता है। और बाकी जो हमारे मेंबर हैं, जो 50-54 लोग मैंने आपको बोला, वो लोग हर साल अपना एक फीस फाउंडेशन को पे करते हैं, जो एक्चुअल डोनेशन होता है। ओके। तो वो हमारे पास जो साल में जो अमाउंट आ जाता है, उससे हम पैड खरीद के बांटते हैं। और पैड के साथ साथ हम देखिए बहुत सारी चीजें उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पिछले महीने 2 गांव में 4 सिलाई मशीन डोनेट की हैं। तो एट प्रेजेंट वो महिलाएं कपड़े के बैग्स और मास्क बना के हमको दे रही हैं, हम उनसे खरीदते हैं, उनको सिलाई भी देते हैं, उसका सिलाई का भी पैसा देते हैं। तो वो बड़ी खुश हैं। उनको अगर महीने में 500 रुपए भी मिलता है तो वो बहुत खुश हैं। उनकी आय होती है, अपनी पर्सनल आय हो जाती है। हाँ। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम हमने लाया है, एक घर एक वृक्ष। तो पैड वुमेन फाउंडेशन गांव के हर एक घर में फ्रूट प्लांट हम लोग लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो महिलाएं हमें वृक्ष दान कर रही हैं, हमारे पास वृक्ष आ गए दान में। तो बस मिलजुल के सारा काम हम लोग महिलाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही कर रहे हैं। मतलब एक सोशल चेंज के लिए आपका फाउंडेशन पूरी तरह से काम कर रहा है। काम कर रहा है जी। एक मानसिकता होती है, जो चीज हमें फ्री में मिलने लगती है उसकी हम कदर नहीं करते, या फिर हमें ये लगता है कि हमें हमेशा ही फ्री में मिलती रहे। तो ये जो पैड्स आप बांटते हैं, जैसे एक गांव में आप गए और लगातार आप पैड्स बांट रहे हैं, तो ये बांटने वाली परंपरा खत्म करके उनको खरीदने वाली स्थिति में लाया जाए, इसके लिए भी कुछ काम किया जा रहा है? सबसे पहले तो क्या है कि जो इंसान जानता नहीं है उस चीज के बारे में, पहले उसे बताओ, उसकी आदत तो डालो। तो हमने शुरुआत यही की कि हम 4 मंथ्स इसीलिए देते हैं कि 4 महीने में एक नॉर्मल इंसान को उसका कंफर्ट लेवल पता चल जाता है। उसको आदत में आ जाता है कि नहीं, ये चीज अच्छी है, ये बेटर है। और आदत डलने के बाद हमने क्या किया है कि उन्हीं गांव में जो हम ग्रामीण ग्रुप की जो हेड बना देते हैं, वो हेड हमें फिर 4 महीने बाद अपना लिस्ट बना के और अपनी रिक्वायरमेंट हमें भेजती है कि उसे कितने पैड की आवश्यकता है। और उसे हम बहुत कम रेट पे, जैसे मार्केट में जो रेट है उससे जस्ट हाफ से भी कम रेट में, जस्ट लाइक के 1 रुपए में 1 पैड, ये हम उनको फिर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये अभी कंटिन्यूएशन में कुछ गांव में जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट अपनी दी है हमें, हम लगातार उन्हें कोविड पीरियड में भी वो पैड भेजते रहे। वो रेगुलरिटी हमने नहीं तोड़ी है कि उनके पास चीज ना पहुंचे। तो वो पूरा कोशिश हम कर रहे हैं। आफ्टर 4 मंथ्स बहुत सारे गांव हैं जो लिस्टिंग करके हमें दिए हैं और हम उन्हें सामान पहुंचा देते हैं। ये जो पैड है, इसको बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, इस पर आगे की कोई योजना है आपकी? देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं। हमारा सोचना ये है कि ग्रामीण महिलाएं अपने अपने गांव में एटलीस्ट अपने गांव के लिए तो ये प्रोडक्ट बनाने लगे। लेकिन बस ये योजना के लिए एक बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो अभी हमारे पास कहीं से नहीं है। तो वो कहीं से हमें कभी भी व्यवस्था होगी तो हम इस बारे में बिल्कुल सोचेंगे और उनको प्रशिक्षण बिल्कुल देंगे। जैसे हमने सिलाई मशीन उनको देके जो हमारे हाथ में थी बात, वो हमने उन लोगों के लिए की है।
पैड इस्तेमाल करना हमारे हाइजीन से संबंधित है और महिलाएं जो हैं वो अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के थोड़ी सी कम जागरूक होती हैं या कहें शर्म उनके ऊपर इतनी हावी होती है कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो ये भी एक आपके संस्था का उद्देश्य है क्या कि आप उन्हें हाइजीन के प्रति और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के प्रति सचेत करें, उनकी हेल्थ के प्रति सचेत करें? हाँ, हम जो उनको डोनेशन करते हैं उसके साथ साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रहता है जिसमें हम एक्सपर्ट को भी इनवाइट करते हैं। हमने कुछ गांव में मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, जो नॉर्मल उनके जो चेकअप्स होते हैं वो चेकअप्स करवाए हैं, उनको मेडिसिन लिखवाई है डॉक्टर के जरिए। और ये हम उनको पैड इस्तेमाल क्यों करें आप यहाँ से लेके और पैड को डिस्ट्रॉय कैसे करें नेचुरल तरीके से, वो सारा ट्रेनिंग एक तरीके से उनको देते हैं। मुझे लगता है कि शहर की महिलाओं से ज्यादा जल्दी वो लोग इस चीज को आज की डेट में स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये कंपटीशन तो अब चूंकि इतना मीडिया वगैरह आ गया तो उनका दिल में कहीं ये कंपटीशन तो है कि जो शहर की महिलाएं जिस तरीके से रहती हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल करती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। कंफर्ट तो सभी को चाहिए होता है, सभी को चाहिए होता है और वो फील अगर एक बार कंफर्ट का आ जाता है तो वो उस चीज को फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भावना उनके अंदर मैंने देखी है। बहुत महिलाएं आगे बढ़ के आई कि मैडम हमें कुछ ऐसा रोजगार आप दीजिए जिससे कि हम कमा के एटलीस्ट पैड खरीद सके। वाह क्या बात है। तो बहुत खुल के लोग सामने आए, बड़ा अच्छा लगता है तुलिका जी। ऐसा लगता है कि जो मेहनत समाज को थोड़ा सा जागृत करने के लिए हम लोग कर रहे हैं वो कुछ % हमारी सफल हो रही है। अच्छा लगता होगा सुन के ये सारी चीजें। बिल्कुल। और जब गांव में हम लोग जाते हैं और वो जब दौड़ के सब इकट्ठी होके एकदम आती हैं कि मैडम आप आ गई हमारा सामान लेके, वो बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी चेहरे पर देख करके संतुष्टि होती होगी। संतुष्टि होती है। पैड्स का डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है गांवों में। चलिए ठीक है, आप उस कंफर्ट को अवेयरनेस के माध्यम से दिला पा रही हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों ने चलाया है जिससे उनकी हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सके। लेकिन शहरों में चूंकि ये वाली अवेयरनेस बहुत पहले से है, तो आपको नहीं लगता कि पैड्स की जगह हमें मेंस्ट्रुअल कप्स की तरफ जाना चाहिए? शहरी महिलाएं जल्दी समझ सकेंगी, उन्हें समझाना चाहिए, यहाँ भी कुछ काम करने चाहिए। देखिए यहाँ पे भी जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में लोगों को इस बात के लिए हम लगातार फीड दे रहे हैं कि इसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग वो एडवांस जो भी तरीका आ रहा है जिसमें कि ये वेस्ट कम से कम निकले उसका इस्तेमाल करिए। ये हम लोग गाइडलाइन एक रखे हुए हैं इसमें। तो मुझे शहर में जो मेरा सर्च रहा या जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा, तो शहर में महिलाएं उस तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। हालांकि उसका परसेंटेज बहुत कम है। हाँ, तो वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन गांव की महिलाओं को अभी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो उसमें हमने उनको डिस्पोजल का जो तरीका बताया है वो बिल्कुल नेचुरल तरीका है और वो कर भी रही हैं। एक तो यह है कि आप उसको एक मिट्टी का जो पुराना मटका होता है उस मटके में कलेक्ट करके और लेटर 1 महीने 2 महीने के कलेक्शन के बाद आप उसको जला दीजिए ढक्कन लगा के, जिससे उसका धुआं भी ना निकले। और दूसरा तरीका हमने उनको बताया है कि आप एक बड़ा सा गड्ढा खोदिए और उसमें इसका जो पॉलीथीन है उसको आप निकाल दीजिए, बाकी तो पल्प पेपर होता है, और उसको उस गड्ढे में आप डंप कर दीजिए और ऊपर से उसमें मिट्टी डालते जाइए। तो ये दोनों तरीके नेचुरल तरीके के हैं, तो इससे वेस्ट बहुत ज्यादा एक तो नहीं निकल रहा और गंदगी भी नहीं हो रही। तो जो कुछ गांव की जो अच्छी महिलाएं हैं जिनको थोड़ा समझ है, उन्होंने इसको बहुत दिल से एक्सेप्ट किया है और वो इस चीज को कर रही हैं। करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी सुविधा के लिए प्रकृति का नुकसान लगातार करते जाएंगे और परेशानी होगी बाद में। हम लोग तो जब जाते हैं उनको पैड डोनेट करते हैं तो उनसे एक ओथ लेते हैं। अच्छा। हाँ, गांव की महिलाएं हैं तो उनको जो अपन सिखा रहे हैं उस पे वो थोड़ा सा चलती हैं, तो हम पहले ही शपथ दिलवाते हैं कि सबसे पहले आप शपथ लीजिए कि इसको खुले में नहीं फेंकेंगे, इसको जानवर के मुंह में नहीं जाने देंगे। तो वो शपथ ले लेती हैं तो उनको लगता है कि हाँ अब इसे पूरा करना है, जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा आप समाज के और लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? आपने जिस तरह का अभियान चलाया है उस अभियान के सिलसिले में या और भी कोई यदि मन में बात हो तो कुछ कहना चाहेंगी? मैं तुलिका जी ये कहना चाहूंगी कि मैं इतने गांव में गई, मैंने आज भी माहौल जो देखा है, सैनिटरी पैड डोनेशन तो एक मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा एक एफर्ट है हम लोगों के द्वारा, लेकिन गांव में जो महिलाओं की स्थिति है वो आज भी बहुत बदतर स्थिति है।
एक एक पैसे के लिए परेशान होना, उनको रूटीन वही पशुपालन से लेके और वो सारी चीजें करना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गांव में एजुकेशन के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। बहुत सारी बच्चियां मुझे मिली जिन्होंने अपने स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ दिए कि उस गांव में उसके आगे स्कूल ही नहीं है। ओह। तो 8th तक है मैडम तो मैंने 8th तक पढ़ा है, 10th तक है तो मैंने 10th तक पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम समाज को, सरकार को मिलके गांव में एक डेवलपमेंट इस तरीके का करना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चियां दूर नहीं जा सकती तो उनके लिए एक स्कूल की व्यवस्था वहां पे की जाए। और हम लोग तो बहुत अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड हमारे सारे वो हैं रिसोर्सेज। हाँ, रिसोर्सेज बहुत कम है हमारे पास। लेकिन जब भी आएंगे तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 5-10 गांव में तो मैं इस स्कूल की व्यवस्था को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। और जो पब्लिक है उससे भी मैं ये कहती हूँ कि दिल से करिए, चाहे कम करिए, दिखावा मत करिए। हम तो अपनी तरफ से और अपने श्रोताओं की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये जो इच्छा है आपके मन में दबी हुई है ये एक दिन जरूर पूरी हो और वो दिन जल्दी आए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। किरण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। आपके इस पैड वुमेन फाउंडेशन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। वो भी इस ओर कुछ न कुछ अपनी तरफ से करेंगे जरूर। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। श्रोता साथियों, परोपकार को बहुत बड़ा धर्म माना गया है। परोपकार यदि मानव सेवा के रूप में हो तो इस क्षेत्र में बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन काम करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए सेवा भाव रखने वाले लोग अभी भी कम हैं, संस्थाएं भी कम हैं। पशुओं में भी यदि भूखे, घायल और बीमार आवारा पशु हों तो उनकी देखभाल करने वाले लोग बेहद कम हैं। सुनील कुमार राठौर ऐसा ही काम कर रहे हैं अपनी संस्था हम हैं ना के माध्यम से। सुनील कुमार राठौर अपने साथियों की मदद से आवारा पशुओं की देखभाल किस तरह से करते हैं और इसके अलावा उनकी संस्था क्या और काम कर रही है, ये जानने के लिए हमने सुनील कुमार राठौर से बात की। आइए आप भी सुनिए। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं सुनील कुमार राठौर। सुनील जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। सुनील जी, आप एक संस्था चलाते हैं हम हैं ना। संस्था का नाम हमारी का है हम है ना शिक्षा एवं सशक्तिकरण समिति। करीब पिछले 7 वर्षों से वर्क कर रही है, हर क्षेत्र में वर्क कर रही है। शुरुआत में एजुकेशन के फील्ड में वर्क किया था। महिलाओं के लिए जो डिफेंस के लिए तैयारी करती हैं गर्ल्स, उनके लिए फिजिकल की तैयारी निःशुल्क हमारी संस्था विगत 7 वर्षों से करा रही है। महिलाओं के अलावा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। अभी पिछले 1 साल से हमारी संस्था द्वारा हम है ना एनिमल केयर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम बीमार और एक्सीडेंटल जानवरों का इलाज करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं। जो आवारा पशु होते हैं, जो बीमार होते हैं या जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाते हैं, उन पशुओं की देखभाल आप करते हैं। तो कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई पशु जो है वो बीमार है या घायल अवस्था में है? व्हाट्सएप पे, एफबी पे हमारे नंबर कॉल्स हमने फॉरवर्ड कर रखे हैं और लोगों को हम मैसेज डालते हैं कि कहीं पर भी अगर आपको कोई भी जानवर घायल अवस्था में या बीमार अवस्था में आपको मिलता है तो आप हमारी संस्था को संपर्क करें, तो हमारी टीम वहाँ पे पहुंचेगी, उनको उपचार देगी या उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, उनका इलाज करेगी। और ये टीम आपकी किस तरह से करती है? थोड़ा बहुत प्रशिक्षण आप लोगों ने ले रखा है क्या? अभी कुछ डॉक्टरों के अधीन हमारी टीम ने प्रशिक्षण लिया है और डॉक्टरों की देख रेख में वर्क करती है। अगर कोई सलाह लेनी हो तो वरिष्ठ डॉक्टरों से सलाह लेते हैं कि आपको किस कंडीशन में क्या हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि पशु जहाँ पे घायल हुआ है उस जगह से अस्पताल तक पहुँचाने में जो थोड़ा वक्त लगता है और जो फर्स्ट एड आप उसे देते होंगे उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि फर्स्ट एड देना एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये भी उसको सही तरीके से फर्स्ट एड मिल गया, प्राथमिक उपचार मिल गया तो पशु ज्यादा अच्छी तरह से रिकवर करेगा। जी मैम, इसके लिए हमारी टीम ने थोड़ा प्रशिक्षण लिया हुआ है और गौशाला में भी जो अपना गौ का चिकित्सा का हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर गधाई जी के निर्देश में जाके वहाँ पे उनके साथ में भी थोड़ा प्रशिक्षण लिया है। डॉक्टर ओपी गोयल जी हैं जो डॉक्टर उनको डॉग को देखते हैं, तो वहाँ पे भी प्रशिक्षण लिया हुआ है। कभी जब हमारी टीम जाती है तो उनके साथ में वर्क करती है, देखती है क्या किस कंडीशन में कौन सी इलाज देना चाहिए और अगर कोई केस ऐसा लगता है कि इस केस में क्या करना चाहिए तो उनसे कॉल पे, ऑन कॉल पे और
बात करके, वीडियो कॉल पे बात करके उस तरीके से हम इन्हें इलाज मुआवजा कराते हैं। मतलब वरिष्ठ डॉक्टर्स आपके साथ हमेशा कॉल्स पर रहते हैं? जी जी। ये जो एनिमल केयर का काम आपने शुरू किया है, क्या सिर्फ घायलों की देखभाल करते हैं या आवारा पशुओं को और भी तरह की सुविधाएं देते हैं? मैम, इसमें क्या है कि रोड पे कोई भी एनिमल्स है, जैसे कि मान लो घायल है या बीमार है किसी भी तरह से, लाचार है, उसको हम इलाज के अलावा अगर जब तक वो सही नहीं हो जाता तो हम उसके खाने की भी व्यवस्था करते हैं। अगर डॉग है, अगर इलाज चल रहा है उसका, तो उसके लिए हम खाने की व्यवस्था भी करते हैं। और अभी प्रेजेंट में हम गाय, अन्य जानवरों के लिए हरे चारे की भी जगह जगह पे शहर के स्थानों में हम चारा भी डालते हैं हरा। और डॉग्स के लिए बिस्किट है, दूध है, वो भी हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। हरा चारा और खाना, ये आवारा पशुओं को देने के लिए फंड्स की भी जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि बिना पैसे के तो आजकल कोई काम नहीं होता, पशुओं का चारा भी नहीं आता। तो ये फंड्स कैसे इकट्ठा करते हैं? कौन लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं? टीम मेंबर्स हैं हमारे, जो डे बाय डे, एक दिन का हफ्ते में हम डे रहता है कि सैटरडे को कोई एक हमारी टीम मेंबर्स की तरफ से रहेगा, तो संडे को टीम मेंबर्स की तरफ से रहेगा। फिर जब हमारे वर्क जब हम डालते हैं तो देखकर उसको काफी लोग भी आगे आते हैं, बोलते हैं कि आज हमारी तरफ से अगर दवाइयाँ हम आपको दे सकते हैं तो आप इनको आप यूज करो, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, या आप ऐसा काम कीजिएगा, हमारी तरफ से आप डॉग्स के लिए दूध के पैकेट या दूध हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरीके से लोग प्रोवाइड कराते हैं और कुछ हमारी टीम आपस में मिलकर करती है। टीम में कितने मेंबर्स हैं आपके? अभी प्रेजेंट में जो रनिंग में वर्क कर रहे हैं हमारे साथ में करीब 25 से 30 मेंबर्स हैं। और ये सभी लोग क्या फुल टाइम ये काम करते हैं या अपने अपने काम करते हुए बीच में जब आवश्यकता पड़ती है तो आकर के ये काम करते हैं? सभी लोग तो 24 आवर्स काम नहीं करते। कोई हमें फंडिंग से सहयोग करता है, तो कोई हमें साथ में टीम वर्क करता है। और उसके अलावा टीम मेंबर्स में अगर जिस टीम मेंबर को जब समय होता है, जैसे अगर हमारे पास कॉल आती है, कॉल आई अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है डॉग्स का या किसी भी एनिमल्स का, या वो बीमार अवस्था में पाएगा, तो ग्रुप में हमारे में कॉल डाल दी गई, तो जो मेंबर्स हैं वहाँ पे साथ में जाने के लिए, अगर 2 है तो 2 या 3 है तो 3, उनमें से जो फ्री रहता है वो साथ में चल देता है टीम मेंबर्स के साथ। और वहाँ जाके फिर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। आप लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप वगैरह पर भी? जी जी जी। ये जो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का काम शुरू किया था, आपने बताया कि जो लड़कियां हैं पुलिस या सेना में जाने के लिए भर्ती की परीक्षाएं देती हैं, इनको किस तरह से ट्रेन करते हैं आप, और क्या आप लोगों की योजना रहती है? इसमें जो गर्ल्स हैं उनको फिजिकल में किसी भी फोर्स में जाने के लिए फिजिकल की जरूरत पड़ती है, तो उनको लिए हम फिजिकल देते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है हमारा। और पिछले 5-7 सालों से हम उनको फिजिकल निःशुल्क देते आ रहे हैं। इसके लिए हमने अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ग्राउंड भी बनाया है, और वहाँ पे उनको प्रशिक्षण देते हैं। बिरला कॉलेज के सामने एक जगह है, ग्राउंड डला है, उसको हमने ग्राउंड को साफ करके पूरा 200 मीटर का ट्रैक बनाया है, जंप के लिए बना है, वहीं पर सारी प्रशिक्षण देते हैं हम गर्ल्स के लिए। तो ये जो ट्रैक आपने बनाया है, जंपिंग ट्रैक बनाया है, रनिंग ट्रैक बनाया है, इसे बनाने में भी आप लोगों ने मतलब अपने हाथों से सहयोग किया है या किसी तरह से कुछ कहीं और से सहायता मिली है? ये पूरा ट्रैक हमने खुद अपने स्टूडेंटों के साथ में हमने मिलकर टीम वर्क में करके बनाया। करीब 2-3 महीने में पूरा ट्रैक कंप्लीट किया था, और करीब अभी कम से कम 15 से 20 गर्ल्सों का सिलेक्शन भी है जो जॉब भी कर रही हैं हमारे यहाँ से। और हमारे यहाँ पे ये रहता है कि कोई भी अगर गर्ल्स आती है तो उसे मतलब पूरे गारंटी के साथ हम फिजिकल निकाल के देते हैं। अगर वो समय अनुसार जितना समय है उतनी समय अवधि के साथ में हमारे यहाँ पर आती है प्रशिक्षण लेने, तो हम देते हैं। हमारे साथ में फिजिकल कॉलेज के जो फिजिकल के टीचर्स हैं वो भी हमारी टीम में साथ में है, वो भी आते हैं उन्हें सिखाने के लिए, और बाकी टीम के हमारे अदर भी टीचर्स हैं वो कार्य करते हैं इसके लिए। मतलब आपको समाज से पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं? जी जी। इसके अलावा अपने ग्रुप के सहयोग के लिए जो आप ये हम है ना समूह चलाते हैं, इसके लिए और सामान्य तौर पर अपने शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने शहर की जनता से हमारी अपील यही है, जो अभी इस समय पर जानवरों के लिए, जैसे अभी बारिश का मौसम है जो चल रहा है, बारिश के मौसम में कोई भी जानवर या जैसे गाय बारिश के मौसम में गीली जगह पर नहीं बैठ सकती, तो वो जाके सूखी जगह देखती है। तो
हाईवे पर या रोडों पर गाय बैठती हैं तो लोग क्या है, गाड़ी चलाते समय थोड़ा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा केसेस आते हैं बारिश के मौसम में, तो थोड़ा गाड़ी चलाते समय उनका भी ख्याल रखा जाए और प्रशासन भी अगर उनको देख रेख के लिए कुछ व्यवस्थाएं करे तो वो भी बेटर रहेगा। और अगर बारिश होती है तो कोई भी पशु या जानवर किसी के घर पे या कहीं पे ऑफिस में कहीं पे अगर बाहर आ जाता है या मान लो उनके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है तो लोग क्या उन्हें भगा देते हैं। लेकिन मेरा लोगों से कहना है कि अगर उनकी भी जान है, क्योंकि जान सब में बराबर होती है, तो उनको भगाए ना, उनको थोड़ा अपनी घर पे या छत के बाहर थोड़ा उनको रुकने दें बारिश के समय तक। और जाने के बाद आप गंदगी फैलाएंगे उसको आप साफ कर सकते हैं, लेकिन उनको कम से कम थोड़ी देर के लिए अपने यहाँ पे शरण दें उस जगह। ये भी एक तरह की सेवा है, बस इतना सा ही करना है आपको और बहुत ज्यादा काम नहीं करना। लेकिन हाँ, यदि आश्रय दे देंगे और थोड़ा सा इस तरह की सेवा कर देंगे लोग तो बहुत इनको राहत हो जाएगी। जी सुनील जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, अपनी संस्था के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। धन्यवाद मैम। हमारी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। और इसी बात के साथ अपनी दोस्त तुलिका को मन में है विश्वास कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन में है विश्वास।